नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का तीसरा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं दूसरे भाग की कहानी। भोला को मुफ्त में भूसा देने के वादे की बात से होरी के घर में खूब बहस होती है। धनिया को मनाने के लिए होरी कहता है कि भोला उसकी खूब तारीफ करता है कि वो लक्ष्मी के जैसे है और बहुत गुणी है। धनिया खुश हो जाती है और 2 गोनी के बजाय 3 गोनी भूसा भोला को देने को कहती है। फिर भोला, होरी और गोबर सिर पर तीनों गोनियां लाद कर भोला के गांव को चलते हैं। रास्ते में भोला और होरी में बहुत सारी बातें होती हैं। दोनों अपने अपने जीवन का हाल एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। होरी कहता है कि इस बार मालिक के दशहरे में उसे राजा दशरथ का माली बनना पड़ेगा। भोला कहता है कि सिर्फ माली बनने से ही काम नहीं चलेगा, शगुन के रुपए का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। भोला के घर पहुंचने पर गोबर की मुलाकात उसकी जवान विधवा बेटी झुनिया के साथ होती है। दोनों में दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे लोटे में रस लिए हुए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने को चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूं। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे कि एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे का हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूं। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही तो है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूं। महीने में एक बेर आओगे तो ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे तो चिलम दूंगी, 7वें दिन आओगे तो खाली बैठने को माछी दूंगी, रोज रोज आओगे तो कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी। दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बनकर बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसीलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू पीकर लौट चले। भोला ने कहा, कल तुम आके गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो वह सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोक कर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वो बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चिरसंचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मन आशा की भांति अधीर और चंचल। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ के तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए एक नाद गड़ानी है, बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथी नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद लेकर जाना उचित भी नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी कौन सुनता है। उनसे कुछ कहूं तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर बैर से मगर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन तो है छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर को ही चाहिए। रुपया दूध देकर कैसी ललचती रहती है। अब पिए जितना जी चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को भी दे आऊंगा। कारिंदा साहब की भी पूजा करनी ही होगी, और भोला के भी रुपये दे ही देने चाहिए।
सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर ही दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई 1 पैसे को नहीं बतियाता। सन में क्या कुछ न मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक ही बता दिया। चुपके से गाय लेकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने की किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करके बताता, लेकिन जब पेट में बात बचे तभी तो। कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं तो उनको भी नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है। उसे घर की कितनी चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बघाड़ने लगे। हाँ, गोबर जरा आलसी है, लेकिन इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते थे। कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेतों में खाद देते। मैं पड़ा सोया रहता था। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता था और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पर पड़ेगी तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया? सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते ही रह गए। शोभा हीरा अलग हो गए, नहीं तो इस घर की बात ही अलग होती। 3 हल एक साथ चलते। अब तीनों अलग अलग चलते हैं, बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था? बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से न बैठी। डोले से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने आप को मिटा दिया, देवरानी से काम करने को कहती तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम चाहिए, लेकिन भाग्य में आराम लिखा हो तब तो मिलता। पर देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वो इतनी सीधी, गमखोर और निश्चल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूंछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जगने लगा? नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे में ही चला जाऊंगा। जाकर नाद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। वैसे भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की क्या चलती है। कामता और जंगी अगर अड़ जाएं तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे ये तो भोर हो गया। तुमने नाद गाड़ दी क्या दादा? होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद्द हो जाए। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उसके मन में कोई चोर बैठ जाए तो? चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने कुछ और न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते हुए देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर नहीं करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करें कैसे? कहीं पैसे के दर्शन भी तो हो। जब से तीनों भाइयों में अलगौझा हो गया, घर की साख ही जाती रही। मैं तो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फिराकर चल देते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपये मांगते हैं। 200-300 लकड़ी का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आए इतने रुपए? डास खलिहान में ही तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना भी ब्याहने के योग्य हो गई। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे? मैं तो। होरी ने देखा दमड़ी बंसार सामने खड़ा है। नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें,
आंखें लाल और कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आके चीके, कुर्सियां, मोढ़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट कर ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। वो तुम्हारा लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी के एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरे नाक न कटवा। मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। और सुनाओ होरी, कोठियां तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको भाई की तरह पाला पोसा वह बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा रखने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपये मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपये सैकड़े बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे थोड़े ही कहने जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावनाओं में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है, मैं तो ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूंगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम ले लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपये में। हाँ, 10 कोस पश्चिम चले जाओ। मोल बांस का नहीं है भैया, शहर के नजीक होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में 2-4 रुपये में ही काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जाई उतारकर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते हुए देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहां बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोक कर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौझा हुआ था। धनिया को परास्त करके वह शेरनी हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिनों तक खाट से उठ न सकी, लेकिन अपने पदाधिकार को वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपये में हमारे बांस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दे, जो कुछ कहना हो वही आकर कहे। हीरा बहू का नाम पुन्नी था। बच्चे 2 ही वे थे, लेकिन जवानी ढल गई थी। बनाव श्रृंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन का ही ठिकाना न था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई वह बोली, आदमी को क्यों भेजूं? जो कुछ कहना है मुझसे कहो ना। मैंने कह दिया मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार उसे पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया।
पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तिल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह और पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बंसोर होकर उसे ढकेल दे, उसका यह अपमान। मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ता हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए वह बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर वह बोला, अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहां से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लहास उठेगी। तुमने अपने को क्या समझ रखा है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने कहा, मैंने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या मैं इतना गंवार हूं कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाऊंगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी। तुमने कुछ नहीं किया तो बहू ऐसे ही झूठ मूठ रोती है। रुपये की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो एक ही खून। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंखें निकाल लेंगे। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला फाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर नहीं गिराया। जा खा अपने बेटे की कसम। हीरा को भी खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया, पुनिया ने उसे तिल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और औंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में वो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बंसौर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से सारा समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता वह करता। वह क्यों उससे लड़ने गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह उससे असहाय था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर दिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन है? उसने आते ही पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने। हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीचे होती है बता? हम तो वहां कलेव की बाट देख रहे हैं और तू यहाँ है कि लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आंखों का पानी ऐसा गिर गया है, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठ जाए, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मिर्गी आए, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट कर गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मिर्गी आदि से विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए। लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ फिर पुनिया पर झपटा और झोंटे पकड़कर फिर उसके सिर को जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पोसेगी, तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी। तू तो दूसरा भरतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारतापूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ जो बहू ने मुझे मारा? मैं छोटा तो नहीं हो गया? धन्य भाग कि भगवान ने यह तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है। आज तुमसे लड़ गई, कल दूसरों से जाकर लड़ जाएगी। तुम तो भले मानुसों के हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं हाथ उसने भी छोड़ दिया तब तो रह जाएगी आबरू। बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि तुम बड़े बहादुर हो। अब क्या उसे पीस कर ही पी जाओगे? हीरा अब भी अपने बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका।
चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताक रहे हो, जाकर अपनी बांस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़े में तय। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, आग लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया था कि तुम जैसे कसाई के पल्ले पड़ी। लगा दे घर में आग। उसने कलेव की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गर्जा, वहां कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं तो खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मारधाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, अब तुम वहां क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है या यूं ही शिक्षा दिए जा रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ीजार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांट न खाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जब मैं तुझे इसी तरह मारूं तो? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साध बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू तो कब का घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओह, तुम तो ऐसे बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने तो खाली मारना सीखा, दुलार करना तो सीखा ही नहीं। मैं ही हूं ऐसे जो तुम्हारे साथ निभा हुआ है। अच्छा अच्छा, रहने दे, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूठ रूठ कर नैहर नहीं भाग जाती थी? जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपनी गरज सताती थी तब मनाने आते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूं। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न में प्रखर ताप आता है। क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम समय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत कहते हैं और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनतरण अब हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो, बड़े आए बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले, अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे नहीं अच्छी लगती धनिया। भोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो, गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है। फिर एक आध बांस बेसी ही काट लेगा तो क्या, रोज ही तो मंगनी के बांस कटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिन कर कहा, और निकालो, हिसाब से तो 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरवती से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं हुए हैं? 15 में नहीं, 20 रुपये में। मगर हीरा महतो ने तो तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो करो। 2.5 रुपये और निकलते हैं, तुम दे ही दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खेला था। अब उसे किसका डर? होरी के मुंह पर तो ताला पड़ा हुआ था। क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा ना हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये में अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दो तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता, अपनी चालाकी को सराहता
कि बैठे बैठे 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी से पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपये जमीन पर पड़े देखे तो गिन कर बोली, और रुपये क्या हुए? 10 ना चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर बोला, हीरा ने 15 रुपये में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा चाहे 5 रुपये में दे दे, हम तो नहीं देते इन दामों में। वहां मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही स्वीकार कर डाली थी, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींगे मार सकते हैं। जीत से सब कुछ माफ है। हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे सुअवसर उसे कम ही मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ में थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों न हो, भाई ने 15 रुपये जो कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा न हो जाता? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक्त तो तुम्हारा कोई सर्वस्व लूट लेता तो भी तुम्हें सुध न रहती। होरी चुपचाप सुनता रहा, हिला तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंखें जली, दांत पीसे, लेकिन बोला कुछ नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चल दिया। धनिया ने कुदाल छीन कर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए हैं, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नमक छिड़क कर कहा, हाँ, काहे को भूख लगेगी? भाई ने बड़े बड़े लड्डू जो खिला दिए हैं, भगवान ऐसे सपूत भाई सभी को दें। होरी बिगड़ा, क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी है? धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूं तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश न पा सकता था। उसकी अकल जैसे कुंद हो गई थी। इन व्यंग्यवाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला। लौटा कोई आधे घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहां जाकर सो रहा है। भोला की वह मदमाती छुकरिया है ना, झुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके आगे पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौटकर क्यों ना आया? वहां क्या ढई देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा, कहीं धनिया फिर कुछ न कह बैठे। भोजन करके नीम की छाह में लेट रहा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।